पढ़ना लिखना सब आकारत गया। स्पष्टता इतना पढ़ने, इतना जानने, इतने समझने के पश्चात हम यह बेहतर समझ रहे हैं कि यह पंक्ति मुंशी बंशीधर के पिताजी की है, यानी वृद्ध मुंशी जी की है। और उन्होंने चूंकि अपने कर्तव्य पर अपना नौकरी बलिदान कर दिया, यानी कि उनको सामाजिक समझ नहीं आई, समझदारी समाज की नहीं आई, तो ऐसे में कहते हैं कि ऊपरी कमाई तो गई ही गई, नौकरी भी गई, बदनामी भी लिया, दुश्मनी भी मोल लिया, ये सब खत्म हो गया। विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसा क्या इस्तेमाल एक चीज करें कि हमारा ये सब कुछ बना रहे और मेरा घर परिवार चलता रहे। ये वृद्ध मुंशी जी का कहना है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म पहले है, धन बाद में है। तो ऑब्वियसली हमको यह समझना होगा कि यह पंक्ति कब आएगी, कब कही गई होगी, लेखक ने कब लिखी होगी। स्पष्ट है बच्चों, यह पंक्ति पंडित आलोपी दीन बहुत बार्गेनिंग करते हैं। 40,000 तक रकम जाती है तो मुंशी बंशीधर कहते हैं कि नहीं, 50,000 भी मिलेंगे तो भी मैं यह काम, अनीतिगत काम नहीं करूंगा और आपको तो जेल जाना होगा, कोर्ट में जाना ही होगा। तो ऐसे समय में इतना लालच देने के बाद भी मुंशी बंशीधर नहीं मानते और 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 40 तक स्थिति चली जाती है पैसों की, रिश्वत की। लेकिन मुंशी बंशीधर अपने पद से, अपनी बात से हटते नहीं। और यहाँ पर पंडित आलोपी दीन का धन का घमंड चूर चूर हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो रास्ते भर सोचते आ रहे थे, अरे माल पकड़ा गया तो क्या हुआ, लेन देन करके बातचीत करके मामले को सलटा लेंगे। लेकिन वो मामला सलटा नहीं पाते हैं, खुद इस यहाँ पर आकर सलटे जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, इसलिए यह पंक्ति कही गई है कि धर्म ने धन को पैरों से कुचल डाला। अगला प्रश्न है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ऑब्वियसली थोड़े से दिमाग लगाएंगे इतने पढ़ने समझने के बाद तो यह समझ में आ जाएगा कि यह ठीक कोर्टरूम का सीन है। यहीं पर धर्म और धन में ठनती है। धन का पर्याय मुंशी बंशीधर है और जबकि प्रेम का पर्याय धन का पर्याय पंडित आलोपी दीन है। जितने भी वकील थे वो पैसे के लोभ लालच में पंडित आलोपी दीन की ओर हो जाते हैं, सारे गवाह डोल जाते हैं, है ना। और अंत में यह साबित हो ही जाता है कि जब मुंशी बंशीधर का निलंबन हो जाता है, उनके सारे थू घसाई हो जाती है और यह निर्णय आता है कि ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति, रुतबे वाला व्यक्ति ये छोटी सी चीज की नमक की कालाबाजारी थोड़े से लाख के लिए नहीं कर सकता। यह निर्णय आता है। तो बच्चों यही कहा गया है कि धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ठीक है, आगे देखें तो भाषा की बात आती है। अंतिम बिंदु भाषा की बात देखेंगे आज की कक्षा में हम लोग। तो भाषा की बात में देखेंगे, पहला है भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सीधे शब्दों में जो बात कही जाती है वो अपना उतना असर नहीं दिखाती, लेकिन वाक्यों में तत्सम शब्दों का प्रयोग, देशी ठाठ
शब्दों का देशी ठाच भी देखा जाता है, मुहावरे भी रहते हैं, लोकोक्तियां भी होती हैं। यह सब पढ़ने का आनंद, समझने का आनंद दोगुना कर देते। यही प्रश्न कहा गया है कि इनमें से उन चीजों को ढूंढ कर निकालिए, उन लोकोक्तियों और मुहावरों को ढूंढ कर निकालिए जिससे आपको लगता है कि यह पाठ और असरदार होता गया है। हालांकि पाठ में हिंदी हो, अंग्रेजी हो, देशी शब्द हो, विदेशी शब्द हो, तत्सम शब्द हो, इनमें किन्हीं भी शब्दों से परहेज नहीं रखा गया है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के शब्द का देखेंगे आप, अब तुम ही घर के मालिक हो, मुख्तार हो, मुख्तार, ठीक है, मालिक मुख्तार पर ध्यान देंगे। अंग्रेजी में देखिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट, उसका हिंदी पदानुवाद नहीं है। और दूसरा है तजवीज में लिखा, तजवीज उर्दू शब्द है, ठीक है बच्चों। आगे में देखेंगे, उनके अमले, सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक, चपरासी, चौकीदार बिना माल के गुलाम थे। गुलाम भी हिंदी का शब्द नहीं है, ये पद भी बहुत सारे हिंदी के शब्द नहीं है, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग हम लोग खोजेंगे तो इसमें जैसे फूले न समाना है, मुंह पर कालिक पुतना है ना, मुंह छिपाना है, कगारे का वृक्ष है, सिर पीट लेना है, हाथ मलना है, ये सारे मुहावरे हैं। और चित्रात्मकता मतलब होता है कि वो शब्द, वैसे पद जिनको कहने पर, लिखने पर उन चीजों, वो चित्र की तरह हमारी आंखों के सामने आते हैं। जैसे वर्दी पहना, लिखिए, देखिएगा क्या है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तो ये सारी चीजों से एक सीन हमारे सामने क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल वो तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि कैसे उसने वर्दी पहनी, कैसे तमंचा डाला और कैसे घोड़ा दबाते हुए, बातों में घोड़ा दबाते हुए पहुंच गया, ठीक है। इस तरह के वाक्य, इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियां बहुत कहानी में भरे पूरे हैं। ये प्रेमचंद की अपनी विशेषता है और इसे पूरी कहानी पढ़े बगैर नहीं समझा जा सकता है ना। कहानी आप जरूर पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा की बात में, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार पर तर्क सहित पुष्टि कीजिए। सबसे पहले तो हम ये रिवाइज करें अपने मन में कि विशेषण क्या होता है। विशेषण अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं और यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। अंग्रेजी में अगर इसकी परिभाषा के लिए एक वर्ड कहें तो कह सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में इसकी परिभाषा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबिंग, जो किसी के बारे में बताता है। बताएगा तो कमी भी बताएगा, अच्छाई भी बताएगा, है ना। तो मेरिट्स, डिमेरिट्स दोनों ही बताता है। डिस्क्रिप्शन में मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही आते हैं। तो हमें ये नहीं समझना है कि केवल अच्छी बातें ही, विशेषता कह रहा है तो हमें केवल अच्छी बातें ही पता चलेंगी, नहीं, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही पता चलेगा, ठीक है। तो किस विशेषता के लिए आया? मासिक वेतन के लिए यहाँ पर सूखी तनख्वाह का प्रयोग किया गया है, पूर्णमासी का चांद का प्रयोग किया गया है ना। इसको हम लोग डिब्बे में रखी कोई वस्तु भी समझ सकते हैं कि डिब्बे में रखी वस्तु है, एक समय के बाद खत्म हो जाती है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है संसाधन वो, चूंकि डिब्बे में रख दिया है। बर्फ का टुकड़ा भी यदि कहेंगे मासिक वेतन के लिए तो बर्फ का टुकड़ा भी धीरे धीरे पिघल जाता है, बाहर रहता है। यूज में रखिएगा तो धीरे धीरे पानी बन जाएगा, बर्फ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह मासिक वेतन है, महीने में एक बार आता है और धीरे 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 वो महीने के अंत तक भी बच्चों नहीं चलता है, वो खत्म हो जाता है। खैर अपने अपने बजट की बात है, अपने अपने हिसाब से चलाने की बात है ना। आवश्यकताएं तो हर इंसान के सीमित हैं, यह जान लीजिए, लेकिन इच्छाएं अनंत है बच्चों।
इच्छाओं की कहीं कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, अपने मेहनत के पैसे से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर कर सकते हैं, इतना तो तय है ना। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, आवश्यकताओं की पूर्ति वो जरूर कर सकता है। तो आप इच्छा और आवश्यकता में अपने जीवन में फर्क समझिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई भाषा के विशिष्ट अभिव्यक्तियों को पूरे वाक्य तथा वाक्यों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। इसका वाक्य बनाना है, बाबूजी आशीर्वाद। अगर मैं कहूं कि अपने पिताजी को, पिताजी आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद हमको लेना है, हम उनको नहीं दे रहे हैं। बड़े आदमी को हम आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो आशीर्वाद हम किसी अच्छे के लिए मांगते हैं। ठीक है, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो आप उसको अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है। सरकारी हुक्म, सरकारी हुक्म अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। सरकारी हुक्म को कभी भी टाला नहीं जा सकता, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। ठीक है। तो सरकारी हुक्म अगर हम नहीं मानते हैं, मतलब हम सरकार से विद्रोह कर रहे हैं, और सरकार से विद्रोह कर रहे हैं तो सरकार तो हमें, समझ रहे हैं, सरकार की बात हमें माननी है क्योंकि हम उसके अंडर में। हाँ, यदि नहीं मान रहे हैं तो उसका एक तरीका है, आपको सरकार की उस चीज को नाजायज बताना होगा, गलत बताना होगा, उसके साथ सिस्टम में आना होगा। ऐसे आप सरकार को ना नहीं कह सकते, ऐसे आप सिस्टम को, सरकारी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को ना नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों। दातागंज के, कोई दातागंज के रहने वाला हो सकता है या उस रास्ते जा सकता है ना। कानपुर, कोई कानपुर भी जा सकता है, गाड़ियां भी कानपुर जा सकती हैं, या हम किसी शहर में रह सकते हैं, किसी शहर को जा सकते हैं, है ना। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद एक बिंदु और शेष रह जाता है जो आपके चिंतन मनन के लिए है, और मेरा विश्वास है कि आप इस पर सोचें, विचार करें और इस तरह से आप अपने लेखन शैली को समृद्ध करें। जैसे चर्चा करें है, बिंदु चर्चा करें में यह प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों, न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। वर्तमान समय का ध्यान रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचर्चा करें। परिचर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन करें। आपके मन में क्या भाव आते हैं कि इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतनी सारी पढ़ाई है, इतना मैं विद्वान हूँ, इसका क्या मोल है, क्या महत्व है। या तो ग्रुप डिस्कशन की चर्चा है, अवश्य करें अपने मित्रों के बीच में, अपने बड़ों के साथ, और इस पर समझ बना करके इसको कागज पर उतारने की कोशिश करें, जो आपकी लेखन शैली को समृद्ध नहीं करेगा, आपके विचार को भी पुष्ट करेगा। धन्यवाद।